नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आपके YouTube चैनल एजुकेशन हब पे आपका स्वागत करता हूँ। यह रेलवे एनटीपीसी का टेस्ट सीरीज़ नंबर 9 है। इस टेस्ट सीरीज़ को प्राप्त करने के लिए आप अपने टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यदि आप करेंट अफेयर्स को लेकर चिंतित हैं तो भी आप अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रत्येक रोज़ सुबह 9 बजे से पहले अपने करेंट अफेयर्स के PDF नोट्स तथा उससे संबंधित टेस्ट भी दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपका पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? आपके पहला ऑप्शन है 18 सितंबर, दूसरा 25 अगस्त, तीसरा है 22 अप्रैल और चौथा है 7 अप्रैल। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका 22 अप्रैल। पृथ्वी दिवस एक समारोह है जो प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इस वार्षिक समारोह के दौरान दुनिया भर में पर्यावरण सुरक्षा के समर्थन में कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। आपको पता होना चाहिए, पहली बार पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वह 1992 में ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जनेरियो में संपन्न हुआ था और इसमें 100 से अधिक देशों ने भाग लिया था और इसी पृथ्वी दिवस सम्मेलन के दौरान ही एजेंडा 21 की बात की गई थी। आपका अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर विज्ञान में CPU का पूरा नाम क्या है? कंप्यूटर विज्ञान में CPU का पूरा नाम क्या है? तो आपका पहला ऑप्शन है कोर प्रोग्रामिंग यूटिलिटी, दूसरा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तीसरा है सर्किट परिधीय यूनिट, चौथा है नियंत्रित विद्युत उपयोग। यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आपका अगला क्वेश्चन है, PV सिंधु कौन है? पहला ऑप्शन है आपका भारतीय फुटबॉल प्लेयर, दूसरा है भारतीय भरतनाट्यम नर्तकी, तीसरा है भारतीय बैडमिंटन चैंपियन और चौथा है भारतीय क्रिकेटर। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका होता है तीसरा, भारतीय बैडमिंटन चैंपियन। आपने पता होना चाहिए, PV सिंधु भारत की पेशेवर महिला बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। इन्होंने 2016 के रियो ओलंपिक में महिला बैडमिंटन एकल का रजत पदक जीता है। ओलंपिक में भारत की ओर से रजत पदक जीतने वाली चौथी भारतीय खिलाड़ी हैं तथा पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं वह बैडमिंटन की। आपका अगला क्वेश्चन है, कन्फ्यूशियस कौन था? पहला ऑप्शन आपका तिब्बत का एक प्रधान रसोइया, दूसरा है एक चीनी दार्शनिक, तीसरा है चीन में बसंत और शरद ऋतु का एक प्रसिद्ध चित्रकार, चौथा है कोरियाई शामन। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है एक चीनी दार्शनिक। कन्फ्यूशियस चीन का एक महान दार्शनिक था जिसका जन्म चीन में 551 ईसा पूर्व में हुआ था। उसने चीन में कन्फ्यूशियस धर्म की स्थापना की थी। कन्फ्यूशियस का वास्तविक नाम कुंग फू सू था। तो इस चीज़ को आप याद कर सकते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, एक अज्ञात भारतीय की आत्मकथा किसने लिखी है? पहला आपका महात्मा गांधी, दूसरा है नीरज चंद्र चौधरी, तीसरा है सलमान रुश्दी, चौथा है आपका RK नारायण। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है नीरज चंद्र चौधरी। एक अज्ञात भारतीय की आत्मकथा शीर्षक अंग्रेजी पुस्तक की रचना नीरज C चौधरी के द्वारा की गई है। आपका अगला क्वेश्चन है, सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? आपका ऑप्शन है महाबलीपुरम, दूसरा है आपका तिरुवनंतपुरम, तीसरा है आपका द्वारका, चौथा है विशाखापट्टनम। यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है महाबलीपुरम। सूर्य मंदिर महाबलीपुरम में स्थित है। महाबलीपुरम तमिलनाडु के कांचीपुरम जिला अंतर्गत चेन्नई से 60 किलोमीटर दूर स्थित पल्लव वकालीन तट मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है तथा विश्व विरासत सूची में भी शामिल है। आपका अगला क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर 2015 को बनी गूगल की मूल कंपनी का नाम क्या है? यहाँ पर पहला ऑप्शन है आपका नेस्ट लैब्स, दूसरा है अल्फ़ाबेट INC, तीसरा है कैलिको और आपका चौथा है अल्फा
INC। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका होता है अल्फ़ाबेट्स INC डॉट। आपका अगला क्वेश्चन है इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? पहला ऑप्शन है आपका बेंगलुरु, दूसरा ऑप्शन है आपका हैदराबाद, तीसरा है आपका कोलकाता, चौथा है तिरुवनंतपुरम। तो आपने पता होना चाहिए इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन है गैल्वनीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें लोहे की वस्तुओं पर से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है आपका मुड़ने से, दूसरा है जंग लगने से, तीसरा है संक्षारित होने से और चौथा है विघटित होने से। तो यहाँ पर गैल्वनीकरण जो किया जाता है वह जंग लगने से बचाने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन आपका होता है दूसरा। आपका अगला क्वेश्चन है कॉमिक स्ट्रिप केल्विन और होब्स किसने बनाए थे? कॉमिक्स स्ट्रिप केल्विन और होब्स किसने बनाए थे? आपका पहला ऑप्शन है आपका बॉब मार्ले, दूसरा है आपका टैक्स एवरी, तीसरा है चक जॉन्स और चौथा है विधेयक वाटरसन। तो यहाँ पर इस कॉमिक को बनाने वाले व्यक्ति थे विधेयक वाटरसन। तो चौथा ऑप्शन आपका सही होता है। आपका अगला क्वेश्चन है माउंट कंचनजंगा क्या है? आपका ऑप्शन है हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत, दूसरा है माउंट एवरेस्ट के उत्तर में स्थित है, तीसरा है विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत, चौथा है आपका विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत। माउंट कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 8,595 मीटर है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर तथा विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू या गार्डविन ऑस्टिन है जिसकी ऊंचाई 8,611 किलोमीटर है। तो इस प्रकार से माउंट कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है जो कि भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन है दमित्री मेंडलीव ने क्या तैयार किया था? आपका पहला ऑप्शन है अराजकता सिद्धांत, दूसरा है रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी, तीसरा है अल्फा प्रभाव, चौथा है सुनहरा मध्यवर्ती बिंदु। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है दूसरा रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी। दमित्री मेंडलीव नामक रूसी वैज्ञानिक ने तत्वों एवं उनके यौगिकों के तुलनात्मक अध्ययन से संबंधित एक नियम प्रतिपादित किया था जिसे मेंडलीव का आवर्त नियम कहा जाता है। इसके आधार पर उन्होंने रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी प्रस्तुत करके उनका गुणात्मक वर्गीकरण भी किया था। आपका अगला क्वेश्चन है मुंबई में परमाणु ऊर्जा संस्थान का पुनः नामकरण किस भारतीय परमाणु भौतिकविद के सम्मान में किया गया था? आपका पहला ऑप्शन है सीवी रमन, दूसरा है रामकृष्ण रामनाथन, तीसरा है आपका होमी जहांगीर भाभा और चौथा है आपका राजा रमन्ना। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है होमी जहांगीर भाभा। मुंबई स्थित परमाणु ऊर्जा संस्थान का पुनः नामकरण परमाणु ऊर्जा आयोग के संस्थापक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नाम पर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC किया गया था। आपका अगला क्वेश्चन है भारतीय रेलवे ने 2015 में CNG पर चलने वाली पहली ट्रेन का शुरुआत की। CNG का पूर्ण रूप क्या है? यहाँ पर आपका ऑप्शन है संकुचित नाइट्रोजन गैस, दूसरा है आपका संकुचित प्राकृतिक गैस, तीसरा है आपका स्वच्छ नाइट्रोजन गैस और चौथा है आपका कार्बन और नाइट्रोजन गैस। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है दूसरा संकुचित प्राकृतिक गैस। यदि इंग्लिश की बात करें तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आपका अगला क्वेश्चन है भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या था? पहला ऑप्शन है आर्यभट्ट, दूसरा है लगाधा, तीसरा है ब्रह्मगुप्त और चौथा है लल्ला। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है आर्यभट्ट। भारत के पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट था
गुप्तकालीन खगोलविद आर्यभट्ट के नाम पर निर्मित प्रथम भारतीय कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट का सफल प्रक्षेपण 19 अप्रैल 1975 को पूर्व सोवियत संघ के बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से इंटर कोस्मोस प्रक्षेप यान के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। आपका अगला क्वेश्चन है नासा अंतरिक्ष एजेंसी पृथ्वी की निचली कक्षा के किसके आसपास के अंतरिक्ष क्षेत्र में स्थानांतरित होने की योजना बना रही है। आपका पहला ऑप्शन है हमारे चंद्रमा, दूसरा है आपका मंगल ग्रह, तीसरा है शुक्र ग्रह, चौथा है बुध ग्रह। तो आपका सही ऑप्शन होता है हमारे चंद्रमा। आपका अगला क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रॉन क्या है। पहला ऑप्शन है नेट आवेश के साथ उपपरमाणविक कण जो उदासीन है, दूसरा है नेट आवेश के साथ उपपरमाणविक कण जो सकारात्मक है, तीसरा है आपका नेट आवेश के साथ उपपरमाणविक कण जो नकारात्मक है, चौथा है आपका नेट आवेश के साथ उपपरमाणविक कण जो शून्य है। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है तीसरा, नेट आवेश के साथ एक उपपरमाणविक कण जो नकारात्मक है। आपका अगला क्वेश्चन है भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन लोकप्रिय हैं। पहला ऑप्शन है आपका आनंद दूधवाला, दूसरा है डॉक्टर वर्गीज कुरियन, तीसरा है त्रिभुवन दास पटेल, चौथा है करसन भाई पटेल। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन आता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में लोकप्रिय हैं। उन्होंने दुनिया के सबसे पहले बड़े कृषि डेयरी विकास कार्यक्रम ऑपरेशन फ्लड श्वेत क्रांति का नेतृत्व किया, जिससे भारत दुनिया का सर्वाधिक उत्पादक देश बन गया। केरल ने कोझिकोड में 26 नवंबर 1921 को जन्मे कुरियन का 9 सितंबर 2012 को नादियाड में निधन हो गया। भारत में उनके जन्म दिवस के अवसर पर प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है पर्पल फ्रेटर, अर्थ ड्रैगन और आउटर फ्रेस्टेस यह सभी किससे संदर्भित हैं। आपका पहला ऑप्शन है हिमालय, दूसरा है पील नदी, तीसरा है चीन की महान दीवार, चौथा है JRR टेक्निकल द्वारा लिखित पुस्तिकें। यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है चीन की महान दीवार। आपका अगला क्वेश्चन है एमिनो एसिड के 4 प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। एमिनो एसिड के 4 प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। पहला है लोहा, सल्फर, सिलिकॉन और पोटेशियम, दूसरा है हीलियम, लिथियम, बेरिलियम और बोरान, तीसरा है प्लूटोनियम, यूरेनियम, प्रोथोम्बियम और नियान, चौथा है आपका कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है चौथा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। आपका अगला क्वेश्चन है अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है पेटामीटर, दूसरा है पार्सेक्स, तीसरा है प्रकाश वर्ष और चौथा है हब्बल की लंबाई। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका होता है प्रकाश वर्ष। यहाँ पर है औपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष नामक इकाई का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। यह दूरी 9.4607 मल्टीप्लाई 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है। आपका अगला क्वेश्चन है भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द किसे संदर्भित करते हैं। पहला ऑप्शन है आपका पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर नक्षत्रीय वस्तुओं की गति को प्रतिबंधित करने वाले नियम, दूसरा है
अग्रणीय दूरबीन मॉडल को, तीसरा है प्राचीन ग्रीस के धर्म को, और चौथा है आपका रोमन दर्शन शास्त्र में विचार के दो स्कूल को। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर नक्षत्रीय वस्तुओं की गति को प्रतिबंधित करने वाले नियम को। आपका अगला क्वेश्चन है चार्ल्स कोरिया कौन था। आपका अगला क्वेश्चन है चार्ल्स कोरिया कौन था। पहला है एक प्रसिद्ध नाटककारा, दूसरा है एक प्रसिद्ध कवि, तीसरा है एक फिल्म निर्माता, और चौथा है एक प्रसिद्ध वास्तुकार। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है आपका एक प्रसिद्ध वास्तुकार। आपका अगला क्वेश्चन है विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक किस रूप में काम करता है। पहला ऑप्शन है आपका एक रेलवे स्टेशन, दूसरा है एक आर्ट गैलरी, तीसरा है आपका शिक्षा का एक केंद्र, चौथा है एक संग्रहालय। तो यहाँ पर आपका सही होगा एक संग्रहालय। विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक कोलकाता स्थित संगमरमर निर्मित एक भव्य एवं विशाल इमारत है जिसका निर्माण ब्रिटिश काल में 1906 से 1921 के दौरान हुआ था। ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया को यह समर्पित यह इमारत अब एक संग्रहालय एवं पर्यटन के लिए खोल दिया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है। भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है। आपका ऑप्शन है भारतीय संविधान, दूसरा है आपका जनतंत्र, तीसरा है अंबेडकर की शिक्षाएं, और चौथा है आपका धर्मनिरपेक्षता। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है भारत का संविधान। भारत में सर्वोच्च संस्था संविधान में निहित है और इसके प्रावधान के अनुसार ही शासन परिचालित होते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है। पहला ऑप्शन है तेज से मत चलें, दूसरा है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, तीसरा है आपका डिजिटल नेटवर्क आर्किटेक्चर, चौथा है मनोनीत राष्ट्रीय प्राधिकरण को। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है दूसरा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आपका अगला क्वेश्चन है भारत के गवर्नर जनरल के रूप में विस्काउंट लुइस माउंटबेटन की जगह किसने ली थी। आपका पहला ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीसरा है आपका राजेंद्र प्रसाद, और चौथा है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। यहाँ पर सही ऑप्शन होता है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। माउंटबेटन ब्रिटिश भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था और 15 अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्र होने के बाद भी संक्रमणकालीन अवधि के लिए वह गवर्नर जनरल पद पर बना रहा। उसके पश्चात चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बने तथा 26 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद के द्वारा राष्ट्रपति पद का ग्रहण करने तक इस पद पर बने रहे। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है राजगोपालाचारी। आपका अगला क्वेश्चन है भारत में आर्थिक उदारीकरण किस साल शुरू किया गया था। आपका ऑप्शन है 2005, दूसरा है 2014, तीसरा है 1978, चौथा है 1991। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है 1991 1991। भारत में आर्थिक उदारीकरण दिवंगत प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री तत्व एवं तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 1991 में हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित को पढ़ें और उस पर आधारित सवाल का जवाब दें। पहला है आप यहाँ पे पढ़ते हैं जनरेशन गैप आजकल वित्तीय संस्थाओं सहित सभी संगठनों में देखने को मिलता है जहाँ पर डिजिटलीकरण हुआ है। उसका कारण यह है कि ये संस्था लेटर एंट्री चैनल के माध्यम से अनुभवी या गैर अनुभवी योग्य व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करते हैं। नतीजन
उच्च शिक्षित एवं नए उम्मीदवार के साथ अनुभवी कर्मचारियों को सह अस्तित्व तेजी से मुश्किल हो गया है। दिए गए अनुच्छेद से कौन सा निष्कर्ष निकलता है? आपका पहला निष्कर्ष है जनरेशन गैप को भरना संभव नहीं है। पहला ऑप्शन है आपका जनरेशन गैप को भरना संभव नहीं है। दूसरा है उच्च शिक्षित योग्य लोग अनुभवी लोगों की बातें नहीं सुनते। तीसरा है आपका अनुभवी लोग अतिरिक्त हो गए हैं। और चौथा ऑप्शन आपका है वित्तीय संस्थाओं ने डिजिटल तकनीक को अपनाया है। यहाँ पे आपका चौथा ऑप्शन आता है वित्तीय संस्थाओं ने डिजिटल तकनीकी को अपनाया है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका होता है, इस आर्टिकल को पढ़ने से हमें यही निष्कर्ष मिलता है कि वित्तीय संस्थाओं ने डिजिटल तकनीकी को अपनाया है। आज का लास्ट क्वेश्चन है भारतीय उपमहाद्वीप ने यूरोपियन क्लब के लिए खेलने वाला पहला फुटबॉलर खिलाड़ी कौन था? भारतीय उपमहाद्वीप से यूरोपियन क्लब के लिए खेलने वाला पहला फुटबॉलर खिलाड़ी कौन था? तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है मोहम्मद सलीम, दूसरा है वाईचुंग भूटिया, तीसरा है हरमीत सिंह, चौथा है माइकल चोपड़ा। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है मोहम्मद सलीम। मोहम्मद सलीम 1930 के दशक में ब्रिटिश भारत के समय मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब का प्रसिद्ध फुटबॉलर थे, जिससे अपने क्लब को 5 वर्षों तक कोलकाता लीग में जीत दिलाने में सफलता प्राप्त की थी। वह पहले भारतीय फुटबॉलर हुए जिन्होंने यूरोपीय फुटबॉलर क्लब सेल्टिक एफसी के लिए 1936 में फुटबॉल खेला था। 1936 में फुटबॉल खेला था। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों के सहयोग से मेरा चैनल 1K को पहुंच गया है, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही हमारे साथ बने रहें और हम भी आपके साथ ऐसे ही बने रहेंगे। आपका अगला क्वेश्चन सीरीज जल्द ही 48 घंटों के अंदर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा और जल्द ही मैं पुलिस के लिए आपका मूल विधि और भारतीय दंड संहिता को UPSI और BRSI के लिए शुरू करने वाला हूँ। और जैसा कि मैंने बताया, करेंट अफेयर्स के लिए आप लोग अपने टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां पर आपको डेली बेस पे करेंट अफेयर्स और उसका टेस्ट भी मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।